साल 2003 में कई सालों की कड़ी मेहनत और लगातार पढ़ाई के बाद मैंने 26 साल की उम्र में कैलिफोर्निया बार एग्जाम पास कर लिया था। वो परीक्षा बहुत कठिन थी, कई महीनों तक चलने वाली एक थका देने वाली मैराथन जैसी। तनाव, खुद पर शक और पूरी पूरी रात चलने वाली पढ़ाई। कई बार तो ऐसा लगता था कि ये मेरी कानूनी जानकारी की नहीं, बल्कि मेरी सहन शक्ति और इच्छा शक्ति की परीक्षा है। मेरी सामाजिक जिंदगी लगभग खत्म हो गई थी। अनगिनत रातें मैं केस लॉ, कानून की धाराओं और प्रैक्टिस सवालों में डूबा रहता था। मैंने उन पढ़ाई के सेशंस में अपना सब कुछ झोंक दिया था। इसलिए जब मुझे पता चला कि मैं पास हो गया हूं, तो वो पल बेइंतहा खुशी से भरा हुआ था। अगले कई दिन मुझे एक लंबी पार्टी जैसे लगे। मुझे अभी कैलिफोर्निया बार एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आवेदन करना था, लेकिन परीक्षा पास करने की तुलना में वो एक काफी आसान प्रक्रिया थी। इतनी मेहनत रंग लाने के बाद मुझे लगा कि मैं थोड़े जश्न का हकदार हूं। मैंने परिवार और दोस्तों के साथ कई छोटी बड़ी पार्टियां रखी, कुछ बहुत शानदार रेस्टोरेंट में महंगी शैंपेन पी और लगभग 9 महीने से जमा हुई नींद की कमी भी पूरी करने की कोशिश की। वो मेरी पूरी जिंदगी के सबसे शानदार दौरों में से एक था। लेकिन उसके तुरंत बाद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ। बार परीक्षा करने के लगभग एक हफ्ते बाद मुझे अपनी माँ के साथ लंच पर मिलना था। जब मैं किशोरावस्था में था, तब मेरे पिता का निधन हो गया था। तब से हमारा घर एक सिंगल पेरेंट परिवार था। मेरा छोटा भाई, जो अब भी माँ के साथ रहता था, उस दिन हमारे साथ लंच में शामिल होने वाला था। बिना किसी ठोस वजह के देर करना उन दोनों की आदत नहीं थी, इसलिए मैंने दोनों के मोबाइल फोन पर कॉल की। लेकिन जब किसी ने भी फोन नहीं उठाया, तो मेरे अंदर धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। ऐसा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है कि रेस्टोरेंट से निकलने से पहले मैंने वेट्रेस से माफी मांगी थी। फिर जैसे ही मैं अपनी कार तक पहुंचा, मेरे भाई का फोन आया और उसने मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर दी। वो लोग मुझसे मिलने आने की तैयारी कर रहे थे। तभी माँ अचानक गिर पड़ी। मेरे भाई ने तुरंत 911 पर कॉल किया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। अस्पताल पहुंचते ही माँ को सीधे सर्जरी के लिए ले जाया गया। लेकिन दुख की बात यह थी, और मैं अपने भाई की टूटी हुई आवाज साफ सुन सकता था, कि माँ बच नहीं पाई। बाद में हमें पता चला कि उन्हें एक बहुत गंभीर ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ था। डॉक्टरों के अनुसार वो उनके देखे गए सबसे गंभीर मामलों में से एक था। बस एक बात ही थोड़ी सांत्वना देने वाली थी। उनकी मौत बहुत अचानक हुई थी और उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन उस खबर ने हमें पूरी तरह तोड़ दिया। मैं और मेरा भाई खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। हमारे दादा और पिताजी की तरफ की एक बुआ को आगे आकर माँ के अंतिम संस्कार और बाकी कानूनी कामों की व्यवस्था करनी पड़ी। कुछ ही दिनों पहले मैं जश्न में शैंपेन पी रहा था, और अब मैं सस्ती वोडका पर वोडका पी रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि होश और हकीकत से कुछ देर के लिए दूर रह सकूं। और जब आखिरकार मैंने शराब छोड़ दी, तो होश में लौटते ही मेरे अंदर एक गहरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया। एक पल पहले मैं अपनी उपलब्धि में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो, और अगले ही पल जिंदगी ने मुझे याद दिला दिया कि वास्तव में मेरे नियंत्रण में बहुत कम चीजें हैं। मैंने वर्षों तक उस परीक्षा का पीछा किया था, वो मेरी पहचान बन चुकी थी। लेकिन अगर जिंदगी एक झटके में सब कुछ छीन सकती है, तो उस सारी मेहनत का मतलब क्या था? विडंबना देखिए, मैंने जान लगाकर वो परीक्षा पास की थी, लेकिन जब आखिरकार मैं सफल हो गया, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अब मैं उसे चाहता भी हूं या नहीं। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अपनी इस जीत को उस कड़वी सच्चाई के साथ कैसे स्वीकार करूं कि जिस इंसान के साथ
मैं ये खुशी सबसे ज्यादा बांटना चाहता था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उस समय को और मुश्किल बनाने वाली एक बात यह थी कि मेरे कानूनी पेशे से जुड़े किसी भी व्यक्ति को मां के निधन की खबर नहीं मिली थी। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर रहा था और उसी दौरान मुझे दोस्तों और मेंटर्स के बधाई संदेश और ईमेल मिल रहे थे। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या मैं उनके साथ जश्न मनाने चलना चाहूंगा। मैं तो बिस्तर से उठना भी नहीं चाहता था। जश्न मनाना तो बहुत दूर की बात थी। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस समय उनकी तारीफें और शुभकामनाएं लगभग अर्थहीन लग रही थी। मैं साफ तौर पर बहुत अंधेरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन मुझे इतना एहसास था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैं इस शहर और अपने दुख से निपटने के इन गलत तरीकों से दूर नहीं गया, तो मैं खुद को बर्बादी की तरफ धकेल रहा था। मुझे कहीं दूर जाना था, ऐसी जगह जहां मैं अपने विचारों के साथ अकेला रह सकूं, जहां मैं अपने तरीके और अपनी गति से इन सब बातों को समझ सकूं। फिर थोड़ी आत्म खोज और इंटरनेट पर थोड़ी तलाश के बाद मुझे वो चीज मिली जिसे मैंने अपनी समस्या का समाधान समझा। अमेरिका के कई नेशनल पार्कों में सभ्यता से बहुत दूर पुराने और ऊंचे ढांचे बने हुए हैं जिन्हें फायर टावर्स कहा जाता है। हालांकि वो सभी टावर्स नहीं होते, कुछ तो बस ऐसी एक मंजिला झोपड़ियां होती हैं जिन्हें ऊंची जगहों पर बनाया गया होता है। लेकिन उन सब की एक समान बात होती है, वो ऐसी ऊंची जगहों पर बने होते हैं जहां से पूरे आसपास के इलाके पर नजर रखी जा सके। हर साल कुछ समय के लिए इनमें फॉरेस्ट सर्विस के कर्मचारी रहते हैं जिन्हें फायर लुकआउट्स कहा जाता है। एक फायर लुकआउट का काम होता है कि वो अपनी ऊंची जगह से जंगल की आग, बिजली गिरने की घटनाओं और दूसरे आग के खतरों पर नजर रखे। वो घंटों तक दूरबीन और नक्शों की मदद से इलाके को देखते रहते हैं ताकि कहीं धुआं या आग दिखाई दे तो उसकी सही जगह का पता लगाया जा सके। जब उन्हें कुछ संदिग्ध दिखाई देता है तो वो कोऑर्डिनेट्स और मौसम की जानकारी के साथ उसकी रिपोर्ट डिस्पैचर्स को भेजते हैं। फिर वही डिस्पैचर्स दमकल कर्मियों को उस धुएं और आग की दिशा में भेजते हैं। मैंने जो पढ़ा उसके अनुसार ये एक बहुत अकेला काम था जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान और धैर्य की जरूरत पड़ती थी और रहने की व्यवस्था भी काफी साधारण थी। लेकिन जो लोग खुद से ये काम करने का फैसला लेते थे वो पर्यावरण और समाज दोनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते थे। और जिस पल मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा उसी पल मैं इससे प्रभावित हो गया। मुझे गर्मियां बिताने का इससे बेहतर तरीका नहीं सूझा। अमेरिका के विशाल जंगलों के बीच किसी अकेले टावर में रहना, चारों तरफ सिर्फ हरे पेड़, नीला आसमान और प्रकृति की अनछुई शांति। मैं खुद को उन दूरदराज टावरों में कल्पना करने लगा, क्षितिज पर धुएं की तलाश करते हुए, और मेरे साथी सिर्फ एक नोटबुक और एक रेडियो होते। मुझे लगा कि शायद यही एक रास्ता है, भाग निकलने का रास्ता, और शायद अपने दुखों के इस तूफान के बीच थोड़ी शांति पाने का भी। लेकिन ये नौकरी पाना उतना आसान नहीं था जितना बैग उठाकर जंगल में निकल जाना होता है। फायर लुकआउट की नौकरियां, खासकर ओरेगन जैसी जगहों पर जहां विशाल जंगल और जंगल की आग का लंबा इतिहास है, उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल से मिलती थी। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना पड़ा कि आवेदन कहाँ करना है। फिर कई बंद हो चुकी भर्तियों की सूची खंगालने के बाद मुझे नॉर्थ ईस्टर्न ओरेगन के उमाटिला नेशनल फॉरेस्ट में गर्मियों की एक नौकरी का विज्ञापन मिला और आवेदन की प्रक्रिया काफी सीधी सादी थी। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस अपने आवेदकों से बहुत ऊंचे मानक की उम्मीद करता था। मुझे एक रिज्यूमे और एक कवर लेटर जमा करना था। दोनों को इस तरह तैयार करना था कि उनसे साबित हो सके कि मैं इस नौकरी के अकेलेपन और जिम्मेदारी
दोनों को संभाल सकता हूं। मेरी कानूनी पढ़ाई इस नौकरी से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता पर जोर दिया। कानूनी रिसर्च के दौरान विकसित हुई बारीकियों पर ध्यान देने की आदत को भी उनके सामने रखा और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं कोई सनकी इंसान नहीं हूं। मुझे यह भी साबित करना था कि मैं शारीरिक रूप से इस काम के लिए फिट हूं, क्योंकि कुछ टावरों तक सामान लेकर पैदल चढ़कर जाना पड़ता था और कई बार बुनियादी मरम्मत का काम भी खुद ही करना पड़ता था। मुझे बेसिक फर्स्ट एड किट का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ा, जिसके लिए मैंने एक वीकेंड में एक छोटा सा कोर्स किया। इसके अलावा मेरा बैकग्राउंड चेक भी हुआ। मुझे वाइल्ड फायर डिटेक्शन और रेडियो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से जुड़े ऑनलाइन मॉड्यूल भी पूरे करने पड़े। फॉरेस्ट सर्विस ऐसे लोगों को चाहता था जो कई मील दूर उठते धुएं को पहचान सकें, उसकी सही रिपोर्ट दे सकें और दबाव की स्थिति में भी शांत रह सकें। इसलिए मैंने उस इलाके के नक्शों का अध्ययन किया, टोपोग्राफी की बुनियादी जानकारी सीखी और फायर फाइंडर का इस्तेमाल करना भी सीखा, जो एक ऐसा उपकरण होता है जिससे लुकआउट्स आग की सटीक लोकेशन पता लगाते हैं। एक फ़ोन इंटरव्यू भी हुआ, जिसमें उन्होंने मुझसे विस्तार से पूछा कि मैं कई हफ्तों तक अकेले रहना, खराब मोबाइल नेटवर्क और कभी कभार दिखने वाले भालुओं जैसी परिस्थितियों को कैसे संभालूंगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस अकेलेपन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी उन्हें एक भरोसेमंद कर्मचारी की। फिर कई बेचैन कर देने वाले हफ्तों के इंतज़ार के बाद मुझे फ़ोन आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने मुझे जून से शुरू होने वाली गर्मियों के लिए एक टावर पर नियुक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन पैकेट भेजा, जिसमें वहां पहुंचने का तरीका, साथ क्या क्या ले जाना है और इस बात की कड़ी चेतावनी थी कि वहां ना तो बहता हुआ पानी होगा और ना ही बिजली। यह सब काफी कठिन लग रहा था, लेकिन शायद यही इसका उद्देश्य भी था। मैं अपनी जिंदगी को उसकी सबसे बुनियादी अवस्था तक ले जाना चाहता था, अपने विचारों और अपने दुख के साथ बैठना चाहता था और शायद किसी तरह इस सब के साथ समझौता कर शांति पाना चाहता था। टेबल रॉक लुकआउट तक गाड़ी चलाकर पहुंचना अपने आप में एक रोमांच था। डेटन से निकलकर जब मैं नॉर्थ ईस्टर्न ओरेगन के जंगली और दूर दराज इलाकों की ओर बढ़ा तो मैंने नॉर्थ टचेट रोड पकड़ी। सड़क धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। दोनों तरफ हरी भरी लहरदार पहाड़ियां थीं और मैं ब्लू माउंटेन्स के बीच से गुजर रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई और सामने का नज़ारा खुलकर दूर क्षितिज तक फैलने लगा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपनी गाड़ी लुकआउट के नीचे पार्क कर दी। वो एक चौकोर सा स्ट्रक्चर था जो लगभग 10 फुट ऊंचे कंक्रीट के आधार पर बना हुआ था। उसका निर्माण पहली बार 1949 में हुआ था और बाद में 1980 के दशक के अंत में उसमें धातु के शटर और मौसम रोधी बाहरी परत जोड़ी गई थी। जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे वो फॉरेस्ट रेंजर दिखाई दिया जिससे मेरी मुलाकात तय थी। वो हरे रंग की यूनिफॉर्म पहने एक उम्रदराज व्यक्ति था। उसका चेहरा वर्षों तक धूप और मौसम झेलने की वजह से खुरदुरा और झुलसा हुआ लग रहा था। वो मुझे सारी जानकारी देने के लिए वहां आया था। वो मुझे पूरी जगह का चक्कर लगवाते हुए जरूरी चीजें दिखाने लगा। वहां एक आउट हाउस था जो पुराने ढंग का होते हुए भी थोड़ा आधुनिक बनाया गया था और उसमें केमिकल टॉयलेट लगा हुआ था। एक प्रोपेन स्टोव था, धुएं की सूचना देने के लिए रेडियो था और सबसे इंपॉर्टेंट ऑसबॉर्न फायर फाइंडर था। जब हम सीढ़ियां चढ़कर कैबिन में पहुंचे, जो चारों तरफ खिड़कियों वाला 14 बाय 14 फुट का एक छोटा सा रहने का कमरा था, तब रेंजर ने मुझे रोजाना के कामों का रिकॉर्ड और प्रक्रिया समझाई। उसने कहा कि या तो मैं इस सन्नाटे का आदी हो जाऊंगा या फिर यही सन्नाटा मुझे पागल कर देगा।
फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ मिलाया, चाबियां मुझे सौंपी, शुभकामनाएं दी और अपना ट्रक लेकर वापस सड़क की ओर निकल गया। एक फायर लुकआउट के रूप में मेरी रोजमर्रा की जिंदगी धीरे धीरे एक शांत लेकिन नियमित लय में ढल गई। सुबह की शुरुआत प्रोपेन स्टोव पर बनाई गई कॉफी से होती थी। उसके बाद मैं दूरबीन हाथ में लेकर बाहर कैटवॉक पर निकलता और चारों दिशाओं में फैले पूरे 360 डिग्री दृश्य को देखता। पश्चिम में कोलंबिया बेसिन दिखाई देता था, दक्षिण में बर्फ से ढके वेलोवास के पर्वत दिखाई देते थे और साफ मौसम वाले दिनों में तो मैं पूर्व दिशा में लगभग 80 मील दूर आइडाहो के 7 डेविल्स एरिया तक देख सकता था। सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदलती और मैं अपने कामों में व्यस्त रहता, यह सुनिश्चित करता कि कैबिन और सारे उपकरण ठीक तरह से काम कर रहे हों। लेकिन उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था, बस मैं था और मेरी अपनी संगत थी। इस जीवन के कई अच्छे पहलू भी थे, अकेलापन, खूबसूरत सूर्यास्त और रात को सर के ऊपर फैला अनगिनत सितारों का आसमान। लेकिन कुछ समय बाद वहां की मुश्किलें भी पूरी तरह सामने आने लगी। अकेलापन जितना अच्छा था उतना ही भारी भी साबित होने लगा। कई कई दिन बिना किसी इंसान की आवाज के गुजरते थे और ऐसे में मेरे विचार बार बार एक ही चक्र में घूमते रहते। कई बार ऐसा लगता था कि मैं खुद को उन लोगों से दूर रखकर जो सच में मेरा दर्द समझते थे, अपने दुख को और बढ़ा रहा हूं। वहां बहता हुआ पानी नहीं था, इसलिए मुझे अपनी कार से पानी के भारी डब्बे उठाकर लाने पड़ते थे और बिजली ना होने की वजह से मुझे बैटरी से चलने वाली लालटेन पर निर्भर रहना पड़ता था, खासकर उन रातों में जो बाद में बहुत डरावनी साबित हुई। मौसम भी हमेशा एक अनिश्चित कारक बना रहता था। कभी कभी भयंकर बिजली वाले तूफान आते थे जिनकी ताकत सचमुच डराने वाली होती थी। एक बार तो ऐसा तूफान आया जिसने पास की पहाड़ी के उस पार आग लगने का खतरा पैदा कर दिया था और इन सब के ऊपर घंटों तक एक ही नज़ारे को देखते रहने की एक रास्ता धीरे धीरे मेरी एकाग्रता को कम करने लगी। फिर भी इस काम की सादगी मुझे जमीन से जोड़े रखती थी और मुझे काफी मानसिक शांति देती थी, कम से कम उस दिन तक जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे भयानक अनुभव झेला। वो एक सूखा और धुंधला सा दिन था। दोपहर का समय था। मैं कैटवॉक पर खड़ा था, दूरबीन आंखों से लगी हुई थी और मैं नीचे फैले जंगलों वाली ढलानों पर धुएं की किसी भी हल्की सी लकीर को तलाश रहा था। उस समय तक ये रूटीन मेरी आदत बन चुका था, लेकिन जब मेरी नज़र लगभग 2 मील नीचे एक खुले इलाके पर गई तो कुछ मेरी नज़रों में आया। पेड़ों के बीच एक अकेली आकृति लगातार आगे बढ़ रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद रोशनी का कोई धोखा है या फिर कोई हिरण अपने पिछले पैरों पर खड़ा होगा। ऐसा सच में होता है, आप चाहे तो ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं दूरबीन से उस आकृति को देखता रहा, मुझे एहसास हुआ कि उसके चलने का तरीका बिल्कुल इंसानों जैसा था। वहां किसी अकेले हाइकर या कैंपर का होना असामान्य नहीं था। 6250 फुट की ऊंचाई पर भी लोग तरह तरह की वजहों से जंगलों के भीतर चले जाते थे। फिर भी मैंने दूरबीन नीचे की, अपनी आंखें मली और दोबारा देखकर पुष्टि की। वो आकृति अब भी वहां थी, शायद अब लगभग 1.5 मील दूर थी और दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर बढ़ रही थी। वो पाइन के पेड़ों के बीच से गुजरती एक काली परछाई जैसी लग रही थी। उसकी चाल बिल्कुल शांत थी। आमतौर पर किसी अकेले हाइकर को देखकर मुझे चिंता नहीं होती, लेकिन उस पल कुछ था जो मेरे मन को लगातार परेशान कर रहा था। मैं वापस कैबिन में गया और अपना रेडियो उठा लिया और फिर रेंजर हेडक्वार्टर को उस हाइकर के बारे में सूचना देने के बाद
मैंने उनसे इलाके की स्थिति की पुष्टि करने को कहा। कुछ पलों की खामोशी के बाद रेडियो में खरखराहट हुई और जवाब आया। जहां तक मुझे याद है, बातचीत कुछ इस तरह हुई थी। बेस टू टेबल रॉक कॉपी। आपको सूचित किया जाता है कि आज सुबह 8 बजे से आपके सेक्टर में निकासी के आदेश लागू हैं। आग फैलने के लिए मौसम बहुत खतरनाक हो चुका है। रेड फ्लैग वार्निंग्स प्रभावी हैं और हमारे पास दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 20 मील दूर सक्रिय जंगल की आग है जो हवा के साथ आगे बढ़ रही है। अगर आप उस व्यक्ति से संपर्क कर सकें तो उसे तुरंत वहां से निकलने को कहें। उसके सबसे नज़दीक फॉरेस्ट रोड 64 है जो उसकी लोकेशन से लगभग 3 मील दूर है। ओवर। मैंने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूं, लेकिन ऐसा कहते ही मेरे पेट में एक अजीब सी घबराहट उठी। पूरे हफ्ते जंगल की आग का खतरा मंडरा रहा था। सूखी बिजली और तेज हवाओं ने फायर फाइटिंग टीमों को लगातार सतर्क रखा हुआ था, लेकिन पहली बार मुझे ये खतरा सचमुच वास्तविक महसूस हुआ। और ये सोच कि कोई व्यक्ति वहां जंगल में घूम रहा है जबकि उसे इस खतरे की जरा भी खबर नहीं है, मुझे मेरी सामान्य उदासीनता से बाहर खींच लाई। मुझे उसे चेतावनी देनी थी, लेकिन कैसे? मैंने फिर से दूरबीन उस आकृति की तरफ घुमाई। अब वो सिर्फ एक छोटा सा बिंदु लग रहा था, लेकिन अभी भी दिखाई दे रहा था। वो पाइन के पेड़ों के बीच से आगे बढ़ रहा था। इतनी तेज हवा में 1.5 मील दूर तक मेरी आवाज पहुंचना नामुमकिन था। मेरे पास कोई मेगाफोन नहीं था, और अगर उसके पास रेडियो भी होता तो मुझे नहीं पता था कि वो किस फ्रीक्वेंसी पर सुन रहा होगा। मैंने फायर फाइंडर उठाया, उसकी लोकेशन के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए। फिर मैं तेजी से टावर की सीढ़ियां उतरकर अपनी कार तक पहुंचा। इमरजेंसी के लिए मैं ग्लव बॉक्स में एक सीटी और एक एयर हॉर्न रखा करता था, इसलिए जैसे ही मैं वापस कैटवॉक पर पहुंचा, मैंने एयर हॉर्न के 3 तेज धमाके किए। फिर उसके बाद सीटी की एक तीखी आवाज निकाली। दूरबीन से मैंने देखा कि वो व्यक्ति रुक गया था, मतलब उसने आवाज सुन ली थी। मैंने बेतहाशा अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए और हवा में चिल्लाने लगा कि इलाका खाली करो। फिर मैंने एयर हॉर्न के 3 और तेज सिग्नल दिए। हाइकर कुछ पल झिझका, फिर उसने अपनी दिशा थोड़ी बदली और पश्चिम की ओर मुड़ गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो फॉरेस्ट रोड 64 की ओर जा रहा होगा। मैंने दोबारा हेडक्वार्टर को रेडियो किया, उन्हें बताया कि मेरा उससे आवाज के माध्यम से संपर्क हुआ है और उसकी बदली हुई दिशा के बारे में भी मैंने उन्हें जानकारी दी, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सुरक्षित रूप से उस इलाके से बाहर निकल जाए। मैंने हेडक्वार्टर से पूछा कि क्या वो कोई पेट्रोल टीम भेज सकते हैं जो उसे रास्ते में रोककर वहां से बाहर ले जाए। उमा टीला में ये सामान्य प्रक्रिया थी। फायर लुकआउट्स हर बार कोई असामान्य चीज देखकर अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकते थे। मुझे विशेष रूप से निर्देश दिए गए थे कि ऐसी स्थिति आने पर पेट्रोल टीम की मांग करूं, लेकिन हेडक्वार्टर का जवाब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा, नेगेटिव टेबल रॉक, हम F-64 पर कोई टीम नहीं भेज सकते। क्या आप खुद उसकी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं? ओवर। ये शायद मेरी जिंदगी के सबसे भारी सवालों में से एक था। या तो मैं उस हाइकर तक पहुंचकर यह सुनिश्चित करूं कि वो इलाका छोड़ रहा है, या फिर एक अनजान इंसान को बहुत धीमी और दर्दनाक मौत की ओर छोड़ दूं। आग अभी लगभग 20 मील दूर थी, लेकिन रेड फ्लैग वार्निंग के दौरान हालात बहुत जल्दी बदल सकते थे। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सुनिश्चित करूं कि वो व्यक्ति वहां से निकल रहा है, वरना उसकी मौत का बोझ शायद मुझे सारी जिंदगी ढोना पड़ता। जब मैंने इस नजरिए से सोचा तो फैसला आसान हो गया। मैंने अपना बैग उठाया,
जिसमें पहले से पानी, फर्स्ट एड किट, नक्शा और रेडियो रखा हुआ था। फिर एहतियात के तौर पर एयर हॉर्न और सीटी भी उसमें डाल दी। मैंने अपनी दूरबीन अपने बेल्ट से लगाई और हाइकिंग बूट पहन लिए। फिर लॉगबुक में जल्दी से एक एंट्री लिखी, 3:30। मैं पोस्ट छोड़ रहा हूँ। मेरी लोकेशन के दक्षिण पूर्व में मौजूद व्यक्ति की तलाश के लिए जा रहा हूँ। वापस आकर रिपोर्ट करूँगा। मैंने कैबिन को लॉक किया, क्षितिज पर आखिरी बार नज़र दौड़ाई और फिर नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे पहुंचकर मैंने सोचा कि शुरुआती आधा मील गाड़ी से जाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद पैदल ही चलना पड़ता और इस स्थिति में समय बहुत कीमती था। मैं फायर फाइंडर से तय की गई दिशा को फॉलो करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर पैदल निकल पड़ा। शुरुआत में ढलान बहुत खड़ी थी। समतल जमीन अचानक ढीले पत्थरों वाली ढलान में बदल गई थी, जो मेरे पैरों के नीचे खिसकते और चरमराते थे। जहां संभव होता मैं उन जानवरों के रास्तों पर चलता जिन्हें मैंने पहले कभी देखा था। मैं झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता रहा। हवा अपने साथ हल्की गर्मी ला रही थी, जिससे मेरी त्वचा में झंझनाहट होने लगी थी। हर कुछ मिनटों में मैं दूरबीन उठाकर आगे किसी हलचल की तलाश करता, लेकिन जंगल बहुत घना था और टावर की ऊंचाई के बिना विजिबिलिटी बहुत सीमित हो गई थी। लगभग 15 से 20 मिनट तेज चलने के बाद मैं एक उथली घाटी में पहुंचा। वहां जमीन अपेक्षाकृत समतल थी और आसपास खुले घास के मैदानों और घने जंगल का मिश्रण था। मैंने अनुमान लगाया कि अगर वो अपनी रफ्तार बनाए हुए है तो अब वो शायद 1 मील या उससे भी कम दूरी पर होगा। तो मैंने सीटी के 3 तेज सिग्नल दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं आगे बढ़ता रहा और दक्षिण पूर्व दिशा में सूखी नदी की पथरीली तलहटी के साथ साथ चलता गया। मेरे जूते पाइन की सूखी सुइयों में धंस रहे थे और पसीने की बूंदें मेरे माथे पर उभर आई थी। हर कुछ 100 गज पर मैं रुकता, दूरबीन से पहाड़ियों की चोटियों और पेड़ों के बीच के खाली जगहों को ध्यान से देखता। एक बार अचानक एक म्यूल डियर झाड़ियों से निकल कर भागा और सच कहूं तो उसने मुझे जितना डरा दिया उतना मैं मानना नहीं चाहता। खुद को संभालने के लिए मैंने हेडक्वार्टर को रेडियो किया और बताया कि मैं रास्ते में हूं, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। उन्होंने मैसेज की पुष्टि की और मुझे सावधान रहने को कहा। फिर मैं आगे बढ़ता रहा। लगभग 30 मिनट तक लगातार जंगल में आगे बढ़ने के बाद मैं एक छोटी ऊंचाई पर पहुंचा। तभी लॉजपॉल पाइन्स के बीच मुझे कोई हलचल दिखाई दी। वो जो भी था वो लगभग 300 गज दूर था। वो शायद वही हाइकर था, वही होना चाहिए था। वो लंबा और पतला था। उसने कुछ ऐसा पहन रखा था जो कैमोफ्लाज कपड़ों जैसा लग रहा था और वो सर झुकाए आगे बढ़ता जा रहा था, मानो उसे जरा भी अंदाजा ना हो कि वो सीधे मुसीबत की तरफ जा रहा है। मैंने दोनों हाथ मुंह के पास रखे और जोर से चिल्लाया, अरे भाई, निकासी का आदेश है, तुम्हें यहां से निकलना होगा। हवा ने मेरी आवाज को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसने मुझे सुन लिया। वो 1-2 सेकंड के लिए रुका और मेरी तरफ मुड़ा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वापस घूम गया और जंगल में आगे बढ़ता रहा। मैंने धीरे से गाली बुदबुदाई और उसके पीछे तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। जहां जमीन ने अनुमति दी वहां मैं दौड़ने भी लगा। आखिरकार मैं इतनी दूरी तक पहुंच गया कि मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच सके। अरे रुको भाई, मैंने हांफते हुए पुकारा। इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। जंगल में आग लगी हुई है। तुम्हें अभी के अभी पश्चिम की तरफ फॉरेस्ट रोड 64 की ओर जाना होगा। उस समय तक मैं उससे लगभग 50 गज की दूरी पर था। एक बार फिर वो रुक गया, लेकिन इस बार भी उसने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा।
मैं किसी हाइकर, किसी कैंपर, किसी सामान्य इंसान को देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी समझदारी की बुनियाद तक को हिला दिया। और आज भी मैं ईमानदारी से नहीं कह सकता कि वो सब सच था या फिर दुख और लंबे अकेलेपन ने आखिरकार मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। वो आदमी किसी हाइकर जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। सच कहूं तो वो बहुत बहुत बीमार लग रहा था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मेरी आंखें डर से फैल गईं और तभी मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी नंगे बदन था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कैमोफ्लाज कपड़े पहन रखे थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। उसकी पूरी त्वचा मोटी काली पपड़ियों और उभरे हुए चमकदार फोड़ों से भरी हुई थी, जिनसे हरा पीला मवाद रिस रहा था। हर सांस के साथ उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और उसके शरीर पर मौजूद वो घाव ऐसे धड़क रहे थे जैसे उनमें अपनी अलग ही कोई जिंदगी हो। उसे देखते ही मैं वहीं जड़ होकर खड़ा हो गया। क्या मेरा दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा था? क्या दुख, अकेलापन और घंटों तक एक जैसे क्षितिज को घूरते रहने ने मेरे दिमाग को तोड़ दिया था? या फिर मेरे सामने खड़ा वो भयानक दृश्य सचमुच वास्तविक था? मुझे याद है कि मैंने उससे पूछा था कि क्या उसे कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मैंने ये भी बताया कि मेरे पास फर्स्ट एड किट है, लेकिन उस पल की मेरी सबसे स्पष्ट याद मेरी अपनी आवाज़ है, जो डर से कांप रही थी। मैं सदमे और उलझन से पूरी तरह टूटने की कगार पर था, लेकिन उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ा रहा। उसका सर थोड़ा तिरछा था, जैसे वो मेरी बात ध्यान से सुन रहा हो। जब वो चुपचाप खड़ा रहा तो मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन पर ठंडा पसीना बहने लगा है। मुझे याद है कि मैंने खुद से बुदबुदा कर कहा था, क्या ये सच है? लेकिन हर चीज इतनी स्पष्ट थी, इतनी वास्तविक थी। अगर वो भ्रम था तो मुझे नहीं पता था कि भ्रम इतने असली महसूस हो सकते हैं। फिर वो आदमी मुड़ा और उसी पल डर और उलझन ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। उसके चेहरे, छाती और गंजे सर की त्वचा बिल्कुल उसकी पीठ जैसी थी। हर जगह फोड़े और पपड़ियां थीं, ऐसी कि उन्हें देखकर ही दर्द का एहसास हो जाए। फिर उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान धमकी भरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो भीतर तक बेचैन कर दे। लगभग 15 से 20 फीट की दूरी से भी मैं देख सकता था कि उसके कई दांत गायब थे। फिर भी जबकि डर मेरी रीढ़ में ऊपर तक रेंग रहा था और मेरे पेट में घृणा का अजीब सा एहसास उठ रहा था, और जबकि मुझे पूरा यकीन था कि शायद मुझे अचानक कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है, मैं अचानक जो महसूस करने लगा वो शांति थी। मानो मैं अपने शरीर से बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा हूं। मुझे पता था कि जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। मुझे पता था कि मुझे बुरी तरह डरा हुआ होना चाहिए, लेकिन मेरे सीने में जो भावना उठ रही थी वो एक अजीब चमकती हुई खुशी थी। मानो मुझे अभी अभी पता चला हो कि मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। मैंने महसूस किया कि मैं मुस्कुराने लगा हूं, और जैसे ही मैं मुस्कुराया उस आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर वो हल्के से हंसा। अचानक मुझे भी हंसने की तीव्र इच्छा होने लगी, इतनी कि मैं झुककर जोर जोर से हंस पड़ूं। लेकिन मेरा दिमाग लगातार चिल्ला रहा था कि ऐसा मत करो। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा खुद पर से नियंत्रण खत्म हो चुका हो। मैं हिल नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं बस महसूस कर सकता था और उसकी छोटी काली आंखों में देखता रह सकता था। मुझे पूरा यकीन हो चुका था
कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूं। मुझे लग रहा था कि उस समय मेरे दिमाग में चल रहे विचार शायद मेरी जिंदगी के आखिरी विचार थे। और तभी जब मुझे लगा कि अब इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता, तब सब और भी अजीब हो गया। फोड़ों से भरे उस आदमी ने अपना मुंह खोला और एक फुसफुसाहट बाहर निकाली। वो इतनी धीमी थी कि हवा के बीच सिर्फ एक सरसराहट जैसी सुनाई दी। लेकिन फिर किसी तरह उसके शब्द मेरे मुंह से निकले, घर जाओ। हम दोनों ने एक साथ कहा, एकदम एक साथ। और वो शब्द मेरे नहीं थे। मैंने उन्हें सोचा नहीं था, मैं उन्हें कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने वही कहा। और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि अभी क्या हुआ है, मैं मुड़ चुका था और वापस लुकआउट टावर की दिशा में चलने लगा था। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर उस आदमी को नहीं देखा। मैं उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उस असंभव दृश्य से अपनी नजरें हटाना नहीं चाहता था। लेकिन उसी समय मैं खुद को वहां से दूर जाने से रोक भी नहीं पा रहा था। और अजीब बात यह थी कि मैं रुकना भी नहीं चाहता था। वापसी के पूरे रास्ते मेरा सर घूमता रहा। वो भ्रम था या नहीं, लेकिन जो मैंने देखा था वो बहुत वास्तविक लगा। और क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, मैं बुरी तरह डरा हुआ था। इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अजीब अनचाही खुशी अब भी मेरे अंदर मौजूद हो। मुझे दोबारा अपने ऊपर नियंत्रण तभी महसूस हुआ जब मैं टावर की सीढ़ियां चढ़कर कैबिन तक पहुंचा और कांपते हाथों से खुद को अंदर बंद कर लिया। मैं खिड़कियों से जंगल को देखता रहा। मेरे मन का आधा हिस्सा ये उम्मीद कर रहा था कि वो फोड़ों से भरा आदमी सीढ़ियां चढ़कर मेरे पीछे आता दिखाई देगा, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ थे। मैंने रेडियो उठाया। मेरी उंगली ट्रांसमिट बटन के ऊपर मंडरा रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या वो आदमी वास्तव में वहां था भी या नहीं, या फिर मैंने घर जाओ सिर्फ खुद से कहा था। उस घटना के बाद या जो भी वो चीज थी, मेरे ऊपर छाई बेचैनी जाने का नाम नहीं ले रही थी। करीब 2 महीने से वो कैबिन मेरे लिए घर की तरह था, लेकिन उस दिन के बाद मुझे वही जगह एक कैद खाने जैसी लगने लगी। मैं पूरी रात जागता रहा, कैबिन की हर चरमराहट पर चौंक जाता और बार बार अंधेरे में झांकता रहता। मेरे मन का आधा हिस्सा यकीन कर चुका था कि मैं उस फोड़े वाले आदमी को सीढ़ियां चढ़ते देखूंगा। सुबह तक जंगल शांत था, लेकिन अब मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहा था। और अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता था तो मुझे वहां से निकलना ही था। मैंने रेडियो उठाया और खुद को संभालते हुए ट्रांसमिट बटन दबाया और फिर मैंने उन्हें सच बता दिया। मैंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य की वजह से मैं अब ये सीजन जारी रखने की स्थिति में नहीं हूं। और जब उन्होंने मुझसे और विस्तार से बात करने को कहा, मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं जो वास्तव में वहां नहीं है। कुछ देर तक इतनी लंबी खामोशी रही कि मुझे लगा शायद रेडियो सिग्नल ही कट गया है। फिर रेंजर सुपरवाइजर लाइन पर आया और उसने पूछा कि चीजें देखने से मेरा मतलब क्या है। और एक बार फिर मैंने उनसे पूरी ईमानदारी से बात की। मैंने उन्हें उस फोड़ों से ढके आदमी के साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। मैंने कहा कि उस अनुभव ने मुझे बुरी तरह हिला कर रख दिया है और मुझे लगता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर एक और खामोशी छा गई। उसके बाद रेडियो की खरखराहट के बीच सुपरवाइजर की आवाज पहले से कहीं नरम सुनाई दी। उसने कहा कि वो ऐसी बातों को गंभीरता से लेते हैं। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उनके पास स्टाफ की भारी कमी थी
और वो तुरंत मेरी जगह किसी और को नहीं भेज सकते थे। सुपरवाइजर ने पूछा कि क्या मैं 24 घंटे और संभाल सकता हूं, जब तक वो कोई दूसरा लुकआउट न ढूंढ ले। जब मैंने हाँ कहा तो उसने मुझे हिम्मत बनाए रखने को कहा और फिर बातचीत समाप्त कर दी। मैंने एक आखिरी दिन तक अपनी दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश की, क्षितिज को देखना, मौसम की जानकारी दर्ज करना और सतर्क रहने के लिए पानी पीते रहना। लेकिन उन पेड़ों के बीच दिखाई देने वाली हर परछाई मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। हेडक्वार्टर्स समय समय पर मुझसे संपर्क करते रहते थे, इसलिए मैंने रेडियो हमेशा अपने पास रखा। लेकिन उस रात मैं कैटवॉक पर नहीं गया। मुझे डर था कि नीचे झांक कर कहीं मैं कुछ ऐसा ना देख लूं जिसे मैं दोबारा नहीं देखना चाहता था। नींद भी टुकड़ों टुकड़ों में आई और बार बार अजीब सपनों से मेरी नींद खुल जाती थी। फिर अगली सुबह सबसे पहले रेडियो कॉल आया। टेबल रॉक, दिस इज रेंजर हेडक्वार्टर। हमें तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल गया है। वो आज सुबह पहुंच जाएगा। हैंडओवर के बाद तुम वहां से जा सकते हो। ओवर। यह सुनकर राहत की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी। हालांकि उसके साथ एक गहरी बेचैनी भी जुड़ी हुई थी। अगर वो वास्तव में हेलुसिनेशन था तो घर लौटते समय दूसरी बार ऐसा होना जानलेवा साबित हो सकता था। मान लीजिए मुझे फ्रीवे के बीच में कोई ऐसी चीज दिखाई दे, मैं उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ दूं, जबकि वो चीज वास्तव में वहां हो ही नहीं और शायद उसी पल मेरी मौत हो जाए। कुछ घंटों बाद भी वही विचार मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैंने दूर फॉरेस्ट सर्विस के एक ट्रक को फॉरेस्ट रोड पर धूल उड़ाते हुए देखा। मेरी जगह आने वाली रेंजर लगभग 40 की उम्र की महिला थी। उसके हाथ में क्लिपबोर्ड था और उसका व्यवहार पूरी तरह पेशेवर था। मैंने उसे पूरा केबिन दिखाया। फिर जब मैंने उसे चाबियां सौंपी तो मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। उसने पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। मैंने बस इतना कहा कि पिछले कुछ दिन बहुत कठिन रहे हैं और उसने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया। हैंडओवर के बाद मैंने अपना बैग उठाया, टावर पर एक आखिरी नजर डाली और फिर कार में बैठ गया। जब मैं वहां से निकला तो मैंने एक बार भी रियर व्यू मिरर में नहीं देखा। मैं बस वहां से दूर निकल जाना चाहता था। लगभग एक हफ्ते बाद मैं एक साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में बैठा था। मेरी नज़र सामने बिछे फीके रंग के कालीन पर टिकी हुई थी। मेरे हाथ गोद में कसकर जुड़े हुए थे और मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मैं क्या कहने वाला हूं। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। मां की मौत से लेकर जंगल में देखी गई उस चीज तक। वो ध्यान से सुनती रही और अपने पैड पर नोट्स लिखती रही और ये सुनिश्चित करने के बाद कि लुकआउट के दौरान मैंने शराब या किसी नशे का सेवन नहीं किया था। उसने कहा कि मेरा अनुभव तनाव से उत्पन्न हुई हेलुसिनेशन जैसा लगता है और किसी प्रिय व्यक्ति को अचानक खो देने के बाद ऐसी घटनाएं आम होती हैं। उसने कहा कि मेरा दिमाग असामान्य तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा था और अपराध बोध और दुख को ऐसी चीजों में बदल रहा था जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता था। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी मां की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूं। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब वो सब हुआ था मैं वहां मौजूद नहीं था और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। डॉक्टर ने कुछ समय के लिए दवाइयां लेने की सलाह दी, साथ ही दुख से उबरने की थेरेपी भी। अगले कुछ हफ्तों में मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। हालांकि असली सुधार सिर्फ मां की अचानक हुई मौत को लेकर मेरी भावनाओं में आया। लेकिन अजीब बात यह थी कि दवाइयों और थेरेपी के बावजूद जंगल में जो मैंने देखा था वो मुझे पहले से कम वास्तविक नहीं लगा।
फॉलोअप मीटिंग्स में मैंने साइकेट्रिस्ट को ये बात भी बताई। उसने कहा कि मेरा दिमाग अभी भी उस सदमे को पकड़े हुए है। मैंने बहुत ज़्यादा थेरेपी सेशन नहीं किए थे, इसलिए वो लगातार मुझे थेरेपी जारी रखने के लिए कहती रही। उसका मानना था कि खुलकर बात करने से मैं उस अनुभव को पीछे छोड़ पाऊंगा। मैंने सर हिला दिया, लेकिन मन से मैं पूरी तरह सहमत नहीं था। तर्क के हिसाब से उसकी बात सही लगती थी। दुख और तनाव मिलकर दिमाग में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक हिस्सा अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उस आदमी की यादें और उसके सामने खड़े होने पर जो मैंने महसूस किया था, वो धुंधली बिखरी हुई नहीं लगती थी। और आज इतने सालों बाद भी मैं उसे ऐसे याद कर सकता हूं जैसे वो सब कल ही हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियाँ आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और अगर आप जंगल में बने केबिन्स की खौफनाक और ख़तरनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर अभी के अभी क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।